सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुकूमती गलती या नून लीग की परेशानी, एक जरदारी की दूसरी गिरफ्तारी, गिरफ्तार जरदारी का इंटरव्यू एहतसाब या मजाक, खौफनाक महंगाई अवाम की जान पर बन आई, 3 दिन की मोहलत फिर क्रैकडाउन की रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग मुसलसल गर्म पानियों में है, बल्कि हर आने वाला दिन इसके लिए नई मुश्किलात का पैगाम ला रहा है। आज नून लीग पंजाब के सदर और पार्टी के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह को मनशियात स्मगलिंग केस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलोग्राम की आला मयार की हेरोइन बरामद हुई है। यह बहुत बड़ा इल्जाम है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। पार्टी के दूसरे बड़े रहनुमाओं पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG करप्शन केस का सामना है, ख्वाजा आसिफ असासाजात केस का सामना कर रहे हैं, जबकि एक और मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। इन्हीं हालात में पार्टी के 15 से ज्यादा अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की सदाओं में तेजी आती जा रही है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के इख्तलाफात भी अपनी जगह हैं। ये सारे आसार इशारा दे रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि नून लीग 1999 की तरह फिर हवाओं में तहलील होने जा रही है। आने वाले दिनों में लीगी रहनुमा सलाखों के पीछे या फिर पेशियां भुगतते पाए जाएंगे। फवाद चौधरी का यह बयान कि इमरान इस्माइल सिंध में जादू दिखा सकते हैं। फवाद चौधरी के बयान को अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के इस्तीफे के साथ नत्थी करके देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की कहानी भी नून लीग से मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। सियासत में आखिर होने क्या जा रहा है, मंजरामे पर में क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब। लेकिन आज की डेवलपमेंट्स पर पहले रिपोर्ट। बाबर डोगर साहब, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। मरियम साहिबा, बिलावल साहब दोनों ने हिमायत की है राना सनाउल्लाह साहब की, लेकिन मसला तो कानूनी है। पहले भी वो जो भी गिरफ्तारी होती है उसको सियासी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे मामला हल नहीं होता और ये तो बड़ा खतरनाक केस है। उसामा साहब, अगर गवर्नमेंट ने राना सना को गिरफ्तार करना होता और गवर्नमेंट अगर राना सना को वाकई गिरफ्तार करना चाहती तो मॉडल टाउन का केस बड़ा सीधा केस था और उसमें राना साहब को उठाया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन आप देखेंगे उसको इस सबसे खौफनाक, सबसे सीरियस केस जो है वो मॉडल टाउन का, जिसमें 14 बंदे बेचारे जानों से गए। दिन दिहाड़े उसको पुलिस ने गोलियां मार के उनको मार दिया, लेकिन आज तक उनके कातिल अरेस्ट नहीं हो सके। वो बेचारे, उनकी फैमिली जो है वो इंसाफ की मुंतज़िर है, लेकिन आज तक, अभी तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर भी उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल सका। जहाँ तक आज की गिरफ्तारी का इशू है, उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये नई चीज़ नहीं है। मुझे उस वक़्त से पता है कि जब पंजाब में रेंजर्स जो थी उन्होंने पंजाब में ऑपरेशन के लिए इजाज़त मांगी थी, उसी एक्ट के तहत जिसके तहत सिंध में रेंजर्स ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कालेदम तंजीमें जो थी वो बड़ी वाइब्रेंट थी और ये सिंध में भी ऑपरेशन चल रहा था, KPK में ऑपरेशन रद्दुल फसाद चल रहा था, बलूचिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर डाला कि पंजाब इस टाइम कालेदम तंजीमों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। सिंध में जो ऑपरेशन चल रहा है उससे जो लोग भागते हैं वो पंजाब में आ रहे हैं, KPK से लोग भागे पंजाब में आ रहे हैं और बलूचिस्तान से पंजाब में लोग आ रहे हैं। बल्कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही थी उसको स्टैब्लिश किया गया उस दौर में कि यहाँ से पंजाब से उसकी डोरें हिल रही हैं जी। लेकिन राना सना साहब जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने इस ऑपरेशन की भरपूर तरीके से मुखालफत की। उस दौर में राना सना जो थे उन पर जो कालेदम तंजीमें थी उन पर राब्तों के इल्ज़ामात भी लगे। आप देखें मौलाना लुधियानवी जो हैं उनको लेके वो रावलपिंडी चले गए जब वहाँ पर फसादात हुए। इसके बाद इलेक्शन की कैंपेन में वो उनको अपने साथ लेके चलते रहे। मेनली उस वक़्त यही था जो चीज़ें उस वक़्त सामने आ रही थी कि राना सना के डायरेक्ट ताल्लुकात हैं कालेदम तंजीमों से।
ये उनको पैटर्नाइज भी करते हैं और इवन काले धन तंजीमें जो हैं वो फंड रेजिंग के लिए, वो पैसे इकट्ठे करने के लिए इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व हैं, जिसको ये पैटर्नाइज किया जा रहा है। हुकूमती सरपरस्ती और इसमें मनशियात का केस सर आज से कोई 2 महीने पहले फैसलाबाद से कुछ मंशियात फरोश अरेस्ट किए गए थे, ANF ने अरेस्ट किए थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, उन्होंने उस अपने इंकशाफात में ये बताया है कि राना सना जो थे वो जब मिनिस्टर थे तो उनकी गाड़ी में भी मंशियात रखकर वो उसको स्मगल करते रहे हैं। उस दौर में सरकारी गाड़ी के अंदर मंशियात जो थी वो रखकर स्मगल करते रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी था कि राना सना जो डायरेक्टली प्रोटेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं मंशियात फरोशों को। और ये सारा पैसा जो था ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, कालेधन तंजीमों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और ये सारी कालेधन तंजीमें जो थी वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थी और डायरेक्टली ये पैसा जो था वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और उनको जो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो राना सनाउल्लाह थे। तो असद खरल साहब, ये बात तो आबिद शेर अली, उनके वालिद साहब भी यही इल्ज़ाम लगाते रहे हैं राना सनाउल्लाह पर, पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है, यानी नून लीग के अपने सीनियर लोग और पीपल्स पार्टी भी। बिलावल साहब भी कहते थे जी कालेधन तंजीमों से इनके ताल्लुकात हैं। तो अब फिर उनकी हिमायत में सामने आने की फिर क्या वजह, फिर क्यों, जब आप कहते रहे आबिद शेर अली साहब उनके वालिद के जनाब ये जितने भी जराइम पेशा अनासर हैं उनकी सरपरस्ती करते हैं, कत्ल इन्होंने करवाए हुए हैं, जगहों पर कब्जे हों, भत्ता माफिया तक का इन पर इल्ज़ाम लगाया, वाब रायतावा, कोई इल्ज़ाम नहीं छोड़ा। आज गिरफ्तारी हुई है तो उनके हक में बयानात आने लगे। देखिए, यही उसामा साहब एक हिपोक्रेसी है कि एक मुनाफकत है कि जब आप आबिद शेर अली साहब के जो वालिद हैं चौधरी शेर अली साहब, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाए और कत्लों की एक लंबी फहरिस्त बताई कि किस किस कत्ल में बराह रास्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राना सनाउल्लाह साहब मुलव्वस थे। पुलिस अफसरान के बयान आए, कुछ एहलकारों के बयान आए। फिर आपको मशहूर ज़माना केस याद होगा राना सनाउल्लाह का प्लाजा स्कैंडल। जी, क्या आज तक उस प्लाजे को गिराया गया? 10 साल गुजर गए, आज भी वो प्लाजा उसी तरह खड़ा है, जाओ जलाल से खड़ा है। जी, कोई नक्शा बना उसका, कोई डिमोलिश किया किसी ने? कुछ नहीं हुआ। कोई फाइन पड़ा, कोई केस बना? नहीं बना। राना सनाउल्लाह साहब के जो डोगर साहब ने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। पंजाब के अंदर अपेक्स कमेटी दहशतगर्दी की उस वक्त सबसे ज्यादा पंजाब जो है शिकार था दहशतगर्दी का। आपने देखा सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे। लेकिन सिंध हुकूमत, जिस पे लाख हम क्रिटिसाइज करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मरकज में भी थी, पहले भी बाद में भी जब उनका था खाली सूबे में, उन्होंने वहां पे रेंजर को इख्तियार दिए, कराची अमन का शहर बना। लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरह डोगर साहब ने बात की, क्योंकि पंजाब जो है इसका डीजी खान, राजनपुर वगैरह, जो उस सेठी रहीम यार खान वगैरह, वहां पे 3 जो सूबे हैं उनकी सरहदें मिलती हैं। कश्मीर से उधर से आ जाता है यानी आपका सिंध, फिर इधर मियाँ वाले वगैरह से KPK आ जाता है, उस साइड से नीचे उतरी अगर तौसा वगैरह। फिर उसके बाद आपका जो बलूचिस्तान का जिला जो है वहां पे को सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला, बीच में कच्चे का इलाका। राना सनाउल्लाह साहब, मैं एक मीटिंग के हवाले से मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, कोर्ट इंटर्न, उसके मेरे मिनट्स भी मेरे पास है। वहां पे कोर कमांडर भी आपको पता है उसमें शरीक होते रहे, चीफ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब। वहां पे जो कन्वर्सेशन हुई, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मैं मिनट्स उनके बारे में बता रहा हूँ। उसमें लिखा गया कि यहाँ पे इंटेलिजेंस जो मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं वो यहाँ से जिस तरह डॉक्टर साहब की पैटर्नाइजेशन हो रही है, दहशतगर्दी के अंदर हो रही है, सरजमीन के खिलाफ काम हो रहा है, 3 सूबों के यहाँ पे पनाहगाहें बन चुकी हैं, कच्चे का एरिया था, छोटू गैंग, ये सारी बात। अब वहां पे राणा साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने उस चीज को अपोज किया। उसके बाद छोटू गैंग का ऑपरेशन होता है, पुलिस नाकाम हुई, पुलिस वाले शहीद हुए, अल्टीमेटली फौज को जाना पड़ा। लेकिन सारे क्राइसिस के बावजूद, चूंकि इनके राब्ते थे, ये उनके सरपरस्त थे, इनके डिप्टी स्पीकर, इनके अरकान असेंबली, वो उनकी पुष्टपनाई करते थे, वहां पर लोगों को उठाया जाता था, इनके जरिए इनके अपने बंदे शेल्टर करते थे, बत्थे लेते थे, उसमें हिस्सा जाता था। लेकिन साहब मामला जो सबसे अहम चीज है जो आज की गिरफ्तारी से अलाइड है, जो बंदे गिरफ्तार हुए जिन पे एविडेंसेस भी हैं उन पे कि उन्होंने वो मंशियात की स्मगलिंग में, मंशियात की फरोख्त में इन्वॉल्व रहे, उन्होंने विद एविडेंस ये इंकशाफात अब मैं इस पे आता हूं दूसरे विद एविडेंस आज के इशू के ऊपर कि राना सना जो हैं और ये आज नहीं हुए, उनको वहां पे पैटर्नाइज करते रहे और उनकी सरकारी गाड़ी में बैठ आज नहीं हुए। इंकशाफात जो है ना, उनकी धज्जियां, जो वाकया हुआ है आज, इसलिए बनते थे शायद, ये वाकया जो आज का हुआ है, ये इसके जो इंकशाफ है ये आज नहीं हुए,
ये कई हफ्ते कई माह पहले हुए हैं, लेकिन इसलिए हमारे जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे भी, जो हमारे इवन के जो स्पेशल ब्रांच है, दीगर इंटेलिजेंस इदारे जो दूसरे भी हैं, हमारे जो एजेंसीज हैं फेडरल लेवल की, सिविलियन और मिलिट्री, वो ये नहीं चाह रहे थे कि किसी हवाले से भी ये चीज जो है की जाए। फिर इस तरह एएनएफ के, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का इशू था, वो बड़े इस हवाले से यानी एक था कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता कि ऐसे ही उनकी बयानों पे, उसके ऊपर उन्होंने इतना वर्क किया, एक एक चीज उन्होंने डॉट से डॉट मिलाया, और उस वक्त तक उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर हाथ नहीं डाला, इस चीज की भुनक नहीं पड़ी, जब तक का आज जो वाकया हुआ 100% यकीन नहीं, बल्कि रंगे हाथों उन्होंने नहीं पकड़ लिया, क्योंकि यही बात उनको पता था कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर अगर हमने पैडिंग करके, अगर हमने मंशियात डाल दी, जिस तरह हमेशा डालते रहे। देखिए इन्होंने काम किया था ना, जरदारी साहब के ऊपर मंशियात केस बना के नून लीग की हुकूमत ने पंजाब के अंदर बंद रखा था, आपको याद होगा। यानी ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, ये पैडिंग खुद करते रहे हैं, ये उसके क्रिएटर हैं। अब मामला यह है कि हमारे जो इदारे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं समझता हूं उन्होंने इसलिए पेशेंस का मुजाहरा किया कि उनको पता था कि इशू बनेगा। अब वही बात है ना कि आज आबर शेर अली भी, आज मरियम साहिबा भी, आज बिलावल साहब भी सारे मैदान में आ गए। बिलावल साहब को भूल गया उस वक्त जब उनके बाप को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ ने मंशियात फरोशी के केस में पंजाब में बंद कराया था, पंजाब में पर्चा किया था। मेरा ख्याल है उन बच्चे हैं उनको भूल गए, वो याद करें। आज वो राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से, मरियम साहिबा, दूसरे जो लीडर हैं, मुझे ये बताएं, सही ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। माशाल्लाह बड़े बड़े वकला की इनके पास टीमें हैं, बड़े बड़े तजर्बाकार, बड़ी बड़ी फंडिंग, और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं माशाल्लाह इतने बाअसर हैं, इतना उनके पास पैसा है, और बाहर बरतानिया में वो घर देखते हैं। मैं लोगों को भी जानता हूं जिनको उन्होंने कहा कि मैंने वहां पे घर लेने हैं, यहाँ पे ले। अब इन लोगों को अगर गलत तरीके से मुकदमा बनाया गया है तो अदालत में कल पेश होंगे, दूध का दूध पानी का पानी। अगली बात जो डर इसलिए रहते कि जो पकड़ेंगे, अगर जिस तरह नॉर्मल पुलिस करती है बहुत सारे केसेस में, विक्टिमाइजेशन भी होती है कि आपके ऊपर ज्यादा डाल दी, कम डाल दी, पैडिंग कर ली। देखें इस केस जो छाता केस नहीं है, ये लाइमलाइटेड केस है। अब इसमें पूछेंगे वो कि ये राणा सनाउल्लाह ने ये मंशियात जो थी ये किससे ली, अहम बात है ना। जी वो चेन है, पूरी एक चेन इसमें आ चुकी है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया है, यही वजह है। कुछ गिरफ्तारियां जाहिर हैं, कुछ जाहिर की जाएंगी, तो कुछ ऑलरेडी लोग जेर हिरासत है। यही वजह है कि राणा सनाउल्लाह को शायद पता लग गया, उन्होंने जो बयानात दे दिए कि जी मुझे भी ये गिरफ्तार कर लेंगे, उनको पता लग गया वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ओवर क्लेवर, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। वो जब आप कह रहे हैं कि वो लोग पहले से गिरफ्तार थे, कि जिनके बयानात के तहत फिर ये सारी रेकी की गई, देखा गया। लेकिन बाबर डोगर साहब, इस तरह हनीफ अब्बासी पर भी केस था, लेकिन वो फर्क था, और इसी तरह से गिलानी साहब के बेटे पर भी था, वो भी जरा फर्क था। ये केस तो फेड्रीन केस था कि जी एक दवा में इस्तेमाल होती है नशावर चीज, उसका कोटा इन्होंने ज्यादा लिया और फिर वो कहाँ गई, उसमें वो बच गए। लेकिन ये केस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये तो रंगे हाथों पकड़े गए। वो था कोटा आया, किस तरह इस्तेमाल किया, ये था। ये तो इनकी गाड़ी से बरामद हो रहा है। अब तक ये बताया जा रहा है कल साफ पता लग जाएगा कि अदालत में एंटी नार्कोटिक फोर्स क्या कहती है। उसामा साहब, अभी तक ऑफिशियल वर्जन नहीं आया एएनएफ का। अभी तक उन्होंने ज़राए से ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि 15 किलो हीरोइन बरामद हुई, लेकिन जो मेरी बात हुई है उसमें जो कंफर्मेशन के साथ चीज़ आ रही है वो ये है कि इनके मंशियात फरोशियों के साथ ताल्लुकात भी थे। माजी में इनकी गाड़ी में मंशियात फरोख्त भी होती रही। मंशियात फरोख जो हैं वो जो पैसा था वो सारा पैसा इस्तेमाल होता रहा। जो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कालअदम तंजीमें थी, उनको फंडिंग होती रही है उस पैसे से, और वो पैसा तो अल्टीमेटली फिर ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग का केस सीधा दहशतगर्दी का भी उसमें आ सकता है। और मुझे ये कभी इम्कान है, मेरा ये भी एक इसमें डोगर साहब कि इसमें अगर ऐसी चीज बन रही है जिस तरह डोगर साहब भी कह रहे हैं, इसमें यकीनन चीजें हैं। और एक चीज इसमें एम्बिग्यूटी है। देखिए पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चल रही है, रिएक्शन आ रहा है देर से हुकूमत की जानब से। एएनएफ जारी इंडिपेंडेंट इदारा है, एएनएफ की जानब से उसके स्पोक्स पर्सन भी है। वर्षन ना आना, मैं दो उसकी वजह बताता हूँ। एक तो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उस मामले को मशकूक बना रहा है। नहीं दूसरे उसमें पर्पज है उसामा साहब, पर्पज है, क्यों नहीं आ रहा, डेलिबरेटली नहीं आ रहा। जब इस तरह की गिरफ्तारी होती है ना, एएनएफ करती है, एएनएफ गिरफ्तार करके पूरा चेन आपने पूरा उठानी होती है, बाकी लोगों को पकड़ना होता है।
वो हमेशा हमने देखा है कि हमेशा 99.9% में एएनएफ का जब भी रेट होता है ना 12-12 घंटे 14-14 घंटे 18 क्योंकि 24 घंटे बाद तो पेश करना होता है। जी 18, 19, 20 घंटे जब तक वो कोर्ट में पेश फिजिकल रिमांड के लिए नहीं पेश करते वो एम्बिग्युइटी रहती, क्योंकि क्यों वो उन लोगों को बाकी जो नेटवर्क है उनको उठाना होता है। अगर वो सारी चीज डिस्क्लोज कर देंगे तो बहुत सारे लोग गायब हो सकते हैं, क्योंकि अब तो किसी को पता ही नहीं है ना कि राणा सनाउल्लाह साहब ने किसका नाम लिया होगा और किसने उसका नाम लिया होगा। अब ये हमेशा इनका एक साथ बकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है जो एएनएफ का, उसका जो मॉडल है, क्योंकि उसके आर्मी के लोग भी होते हैं, ट्रेनिंग भी उनकी इसकी तरह की है, पुलिस केस बनाती है मंशियात के, एक्साइज भी बनाती है। आपने फर्क क्या है कि एक्साइज और पुलिस के केसेस में लोगों 96 में बाहर आ जाते हैं, एएनएफ में उम्र कैद सजाए मौत तक जाती है। को सुबह लाहौर में एएनएफ कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उनको फर्दर रिमांड के लिए 14 दिन के रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। वहाँ पर एएनएफ जो है वो चार्जशीट पेश करेगी कि इन पे इल्जामात क्या हैं। अभी तक ऑफिशियली एएनएफ ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया। और उनका आज मेडिकल रिमांड मेडिकल करवाया गया, मेडिकल के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेट यहाँ पर जो ब्रिगेडियर साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं एएनएफ पंजाब के, वो खुद इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सही। तो सुबह तक उसकी जो डिटेल्स, छोटा सा एक इसमें एम्बिग्युइटी अभी तक जो मेरी भी खबर इससे जुड़ती है, छोटी सी जल्दी से, वो ये है कि अभी तक जो उनसे रिकवरी हुई है, किस चीज की रिकवरी हुई है, क्वांटिटी कितनी है, या रिकवरी की बजाय सरपरस्ती है या रिकवरी है, क्योंकि सरपरस्ती का भी आता है ना कि अगर एक मंशियात फरोश गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, कैरियर के तौर पर आप इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उसका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, उसकी पैसा ले रहे हैं, और फिर आपने टेरर फाइनेंस की बात की, सब आ जाएगा, सारी चीजें इसमें एलिमेंट आ गए। खबर ये भी जुड़ती है कि राणा सनाउल्लाह साहब तो अभी कह रहे थे कि वो घरों का घेराव करेंगे, खुद लीड करेंगे उन लोगों को जिन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात की है, नून लीग वाले, किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर एक गुजरावाला में एक इसी तरह के एमपी हैं अंसारी साहब, उनके घर का घेराव भी किया गया, उनको खतरा हो सकता था, वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, राणा सनाउल्लाह के भी डेरे से गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मुकदमे के भी सबसे अहम जो है ना वही पहलू जो रिपीट हो रहा है, जो हैप्चुअल बना रहे हैं चीज, जो स्टीरियोटाइप कि हर करप्शन के मुकदमात को सियासी मुकदमा। अब अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मामला है, मंशियात फरोशी का मामला है, और इसको भी अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ जोड़ेंगे कि चूंकि राणा सनाउल्लाह ने यह बयान दिया है इसलिए ना हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई कर दी है। देखिए हमें ये मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए अपोजिशन तो ये कर रही है ना कि हमें डराया जा रहा है, हमें इमरान खान ने पकड़ लिया। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है तो पहले से बन गया। अब आपको क्या लगता है बाबर डोगर साहब, कहा जा रहा है जी 15 लोग हैं, 35 कुल तादाद हो जाएगी, कुछ और लोग भी आ रहे हैं, ये तो नून लीग के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। क्या होगा नून लीग का मुस्तकबिल? वो अपनी लड़ाई मरियम और शहबाज साहब की वो अलग चल रही है, गिरफ्तारियां अलग हो रही हैं, मुलाकातें उधर अलग हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये सिर्फ एक वक्त का तयन होना बाकी है, ये तो होना है। अब उसामा साहब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम लीग का जो फ्यूचर होना है इसमें उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं वो भी इसमें फंस गए हैं, और खान साहब ने अपनी नाराज़गी भी उनको कन्वे की है। हुआ ये कि ये सारी जो वर्किंग कर रहे थे ये जहांगीर तरीन कर रहे थे इस पर। अच्छा। और उस्मान बुज़दार जो थे उनके भी थ्रू थे, वो भी इस सारे लूप में थे। और उन ख्याल ये था कि PMLN का एक खासा बड़ा ग्रुप जो कि PTI में आना चाह रहा था या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहा था, तो उस सारे ग्रुप की मीटिंग जो है वो खान साहब से करवाई जाएगी, जिसमें तकरीबन 35 के करीब लोग हैं, जिसमें कुछ सेनेटर्स भी हैं, MNAs भी हैं और MPs भी हैं। और जहांगीर तरीन साहब उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि जब मुनासिब वक्त आएगा उस वक्त इस सारे ग्रुप को इमरान खान साहब से मिला दिया जाएगा। खान साहब जब लाहौर आए तो उस्मान बुज़दार या वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं, हालांकि वो बड़े लॉयल हैं जहांगीर तरीन के और जहांगीर तरीन उनको बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने सोचा कि जहांगीर तरीन अगर सबको मिला गए तो सारा क्रेडिट तो वो ले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। उस पर उनके एक और गॉडफादर हैं ताहिर बशीर चीमा साहब और समी चौधरी साहब, इन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप खुद ही इनको मिलवा दें और अदरवाइज आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और चौधरी सरवर साहब को ने भी इनको मशवरा दिया कि तुम खुद ये करो, अदरवाइज तो जहांगीर तरीन जो है वो सारा क्रेडिट वो ले जाएगा। सो इन्होंने नईमुल हक के जरिए खान साहब से टाइम लिया
और ये जो 8-10 लोग थे इनको लेके इस्लामाबाद पहुंच गए अच्छा। और खान साहब से मिलवा दिया। जब जहांगीर तरीन साहब को पता चला तो उन्होंने खान साहब से मीटिंग की और बड़ा वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि खान साहब ये इतना प्री मिच्योर इसने सारा कुछ कर दिया कि मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब वो लोग जिन्होंने बाकी ज्वाइन करना था या जिन्होंने खान साहब से मुलाकात करनी थी, PMLN जो है वो अलर्ट पे आ गई। इन्होंने कहा जी हम गिराव करेंगे और एकदम उस पर बहुत ज्यादा शोर मचा दिया। तो उससे जहांगीर तरीन का सारा प्लान वो सारा तबाह हो गया। और वो जो प्लानिंग थी कि इन्होंने 30-35 लोग जिनके साथ जहांगीर तरीन कांटेक्ट में थे और जिनको ये वादा किया गया था कि उनको PM के साथ मिलाया जाएगा, वो लोग अब डर गए हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की जो फुर्तियां और तेजियां और जल्दबाजियां थी ना, इन्होंने इनका उल्टा नुकसान PTI को हो गया। असद खरल साहब, ये मुझे याद आ रहा है कि मानिका साहब थे, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, काफ लीग में होते थे और वो फिर नून लीग ने उनको बड़ा वेलकम किया था एक दौर में, 2008 की बात है। तो ये जब नून लीग में अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तो फिर क्यों, जब आप खुद एक काम करते हैं फिर अगर दूसरे आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले, इन इलेक्शन से पहले कितनी बड़ी तादाद में खास तौर पे जनूबी पंजाब के लोग नून लीग को छोड़कर गए थे। उसामा सर 30 सेकंड्स रह गए, सॉरी। मेरा ख्याल है ये अंदरूनी कहानी क्या है इसकी, कि ये सारा मामला क्या हुआ, इसके पीछे पर्दा कहानी क्या थी। अगर थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है तो मेरे ख्याल उसके बाद डिस्कस कर लें। मुख्तसर बता दें। मामला ये है कि ना तो इतने उस्मान बुज़दार साहब सादा हैं, इसमें मल्टीपल चीजें हैं कि किस तरीके से देखें ना, चौधरी सरवर साहब जहांगीर तरीन साहब को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को शह दी। ताहिर चीमा साहब के वाले से बात है, वो अपनी गेम कर रहे हैं। मामला इसके अंदर ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, एक तो अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के सामने आ रहे थे जी, नंबर 1। अच्छा। ये उस्मान बुज़दार साहब को थ्रेट लगा, उनको डराया गया, हालांकि अलीम खान साहब उम्मीदवार नहीं है। इसमें ये सारी खिचड़ी पकी है, इस पर आते हैं जी, ब्रेक का तो मैं पूरी बताऊंगा कि ऐसी हुआ। असद खरल साहब बताएंगे कि सारी मुलाकातों के पीछे असल राज क्या है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये वक्त आने वाला है, वहां भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। असद खरल साहब, वो जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आ रहा है, आप उसके पीछे छुपी कहानी बता रहे थे मुख्तसरन, क्योंकि आगे हमने आसिफ अली जरदारी साहब की एक और गिरफ्तारी साहब बात ये है कि एक तो ये है कि डोगर साहब इस तरह जानते हैं कि अलीम खान जो है उनको जारी बात है जब बाहर आए, अंदर भी रहे, आपने जिस तरह केस उन्होंने फाइट किया, पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, अब वो बेल पे आ गए। इमरान खान साहब ने उनको मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, सीनियर मिनिस्ट्री जो ऑफर भी की है। अब मामला ये है कि बुज़दार साहब, जारी बात है ना, वो बुज़दार साहब के साथ काम करना चाहते हैं और शायद बुज़दार साहब भी उन्के पास काम करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। बुज़दार साहब ने वैसे रिस्क किया और खान साहब से कहा कि अगर इनको अगर सीनियर मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने अपनी बड़ी सीरियस किस्म की रेजोल्यूशन। अच्छा, अब मामला ये है कि इससे पहले 2-3 दफा ये मामला खान साहब के पास गिरफ्तारी से पहले भी गया, इनकी सुलह हुई, लड़ाई हुई, सुलह हुई। अब अलीम खान साहब का ये स्टांस है कि मैं फाउंडर हूँ, ज्वाइनिंग उनके घर में हो रही है, काम वो कर रहे हैं, पार्टी के वो बंदे हैं, डिजर्व वो करते हैं, केस भी नैब का उन्होंने भुगत लिया, चले आगे जो भी होगा फेट वो तो अकेला इशू है। मामला ये है कि जब होगा तो जारी बात है वो छोड़ देंगे, पहले जिस तरह उन्होंने छोड़ दिया। मामला ये है कि बुज़दार साहब जिस तरह ये बात की है ना, इसमें बिल्कुल ठीक है कि चौधरी सरवर ने अपना बैर के तय उठा कि जहांगीर तरीन जो है वो उसको नीचा दिखाने के लिए, ओवर क्लेवर उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी ताकत शो करने के लिए ये काम कर दिया, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। मामला यह है कि उस्मान बुज़दार साहब के पलड़े में शाह महमूद कुरैशी साहब जब गवर्नर की नाराज़गी के बाद अचानक इमरान खान साहब आए थे, नईम उल हक साहब बीच में मीडिएशन की और सारा शाह महमूद कुरैशी, उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को ओपनली कहा था, 3 लोगों की 4 की जब मीटिंग थी, कि खान साहब हमें बुज़दार साहब को ही रहने देना चाहिए। अब ये देखें ना, हालांकि वो एंटी ग्रुप है, सारे अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा अगर किसी और को लाएंगे, लेकिन बुनियादी बात तो हमें ज्यादा मसाइल होंगे, इसको अब चलने दिया जाएगा। बुनियादी बात यह है कि अब उनको लाया जाएगा, ये टूटने फूटने का अमल ये तेज होना है। अब थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि ये जो इमरान खान साहब ने, पहली बात ये जो सारा मामला हुआ है, इमरान खान साहब ना हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं, ना इस तरह की खरीदो फरोख्त चाहते हैं, ना पंजाब के अंदर उनको थ्रेट है, लोग अल्लाह के नाम पे ठीक है सुन ले। अब नंबर 1 वो तो कह रहे हैं हल्के के कामों के लिए जा रहे हैं, दूसरी बात तो ठीक है यार, हल्के के कामों के लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, शरदपुरी साहब जो है उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं,
जी जी। उनके अपने आपको पता है आस्थाना आलिया शरफपुर शरीफ साहब के वाले से गद्दी और जिला नाज़िम भी रहे हैं उस वक्त। जी जी। और फिर मियां लेकिन आजर किसी जब एक सदर पार्टी थे, में काफ कदर लीग- टिके नहीं है, ये काफ आप लीग के जब सदर टिकट नहीं मिला तो थे, नून मियां लीग आजर जब काफ लीग के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, जिसको किंग पार्टी कहते थे, उनको उन्होंने हराया था, नून लीग के एमएनए बने थे उस वक्त। सही से। अच्छा, फिर जिला नाज़िम बने, अब भी वो पीटीआई की तरफ भी थे पहले, अब इलेक्शन में वो असगर मंडा और ये राणा तनवीर आ गए, ठीक है। वो इनके नीचे एमपी आ गए, पीटीआई ने टिकट ना दिया। सही से। अब मामला ये है कि वो मिलने की बात कर रहे हैं कि लेकिन ज्वाइन नहीं वो कर रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन का तो कोई ना नहीं, कर तीसरा सकते, ज्वाइन कर कर नहीं ही सकते, कर नहीं कितना सकते। ज्वाइन कर लेकिन सकते, disqualify आप हो बात गए। ये सारा है, जो अच्छा आगे मामला- बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये टूट फूट का अमल तो होगा। बाबर डोगर साहब, आपको ये लगता है कि ये अब नून लीग के और भी लोग छोड़कर जाएंगे, जिस तरह हमने पहले थे? प्रेशर ग्रुप बनेगा, एक अलग से प्रेशर ग्रुप बनेगा, धड़ा बनाना चाह रहे हैं अपनी सर्वाइवल उसामा की, साहब, लोग जो है आएंगे। पॉकेट। बाबर साहब, आप इस पर कमेंट दे दें, मैंने अगली खबर पर जाना। बिल्कुल, मैं अब नून लीग में तोड़फोड़ का जो अमल है बड़ी स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। मरियम और शहबाज शरीफ में जो इख्तलाफात हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। अच्छा। इसके बाद PMLN की मेन लीडरशिप जो है वो आगे उनको अरेस्ट हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। राना सना हो चुके हैं, कहीं पे शाहिद आपके खान अब्बासी की बारी है, ख्वाजा आसिफ की बारी है और राना तनवीर की बारी है। इन तीनों की बारी कंफर्म है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले चलिए, दिनों में ये नोट कर लें आप। का ऐड कर दिया डॉक्टर पीपल्स राना पार्टी का तनवीर, क्या होगा? राना पीपल्स तनवीर। पार्टी का क्या होगा? जल्दी से बताएं। पीपल्स पार्टी में भी क्या इस तरह हो सकता है? कोई तोड़फोड़ वहां भी हो सकती मेरा है? ख्याल क्योंकि है कि- आज भी इस्तीफे आ गए हैं, उन्होंने वजारत इस्तीफा दे दिया है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर पीपल पार्टी में अभी पीपल वक्त पार्टी है। में टूट फूट इतनी जल्दी नहीं होगी। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फिर एक हमाकत की है, फिर उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दे दी है। गवर्नर के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, पहली बात। और नंबर 2, मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी के मामला जो है वो तय हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। सेनेट का चेयरमैन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल मैं आपको खबर दे रहा हूँ, नहीं चेंज होगा। पीपल पार्टी ये जो जॉइंट मुत्तहिदा अपोजिशन बनने जा रही थी ये भी खत्म हो गई है। पीपल पार्टी बिल्कुल अब इससे तो फिर आज एक और गिरफ्तारी होगी है नैब की तरफ से। जनाब आसिफ जरदारी साहब पहले गिरफ्तार हैं, अब उनको पाकलिन केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है, या आप कह रहे हैं अच्छी डील हो रही है कि उनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है कि जाली दस्तावेजात पर कर्जे लेते रहे, जाली तरीके से उन्होंने जमीन ली, सरकारी जमीन है। और इसमें मैं अगर इजाजत दें थोड़ा सा डॉक्टर साहब अगर करना, इसमें होता यह है कि पुलिस, नैब या कोई भी इदारा या FIA नॉर्मल जब मुलजम को रिलीफ देना होता है ना तो मुख्तलिफ मल्टीपल इंक्वायरी में उसकी फौरी गिरफ्तारियां डाली जाती हैं। अच्छा, वरना क्या होता है कि पहले केस में 90 दिन का रिमांड, 90 दिन के बाद फिर 90 दिन का रिमांड, फिर तीसरी इंक्वायरी में 90 दिन का रिमांड। अभी उसी रिमांड के अंदर 2-3 केसेस में बाकी भी अगर हो जाती गिरफ्तारियां तो इसका मतलब है जो डोगर साहब बात कर रहे हैं यकीनन ये बिलावल का वापस यू टर्न लेना, जरदारी साहब के जमानत की दरखास्तें वापस लेना, शुरजील मेमन का रिहाई मिलना और इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करना रुकावट बनना। अब देखें ना, बैरिया के हवाले से, जैन मलिक के हवाले से, ज्वाइंट अकाउंट के हवाले से, मैं समझता हूं कि ये जो आगे बढ़ रही है ना तेजी चीजें, जरदारी साहब को रिलीफ मिलने वाला है। जरदारी साहब को, और दूसरा शेख रशीद साहब ने भी कह रहा है कि डील नहीं, अब डील की बात हो और उल्टा लटकाने से पैसे नहीं मिलेंगे, उधर से भी बयान आने शुरू हो गए। शेख रशीद साहब जो बड़े, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि NRO तो नहीं लेकिन प्ली बार्गेन हो सकती है। पहले डोगर साहब इस पर मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, होनी ये प्ली बार्गेन ही है। आसिफ जरदारी साहब एक एग्रीमेंट के तहत पैसे देंगे और उसमें खुद नहीं देंगे। दो चीजें हैं, या तो मलिक रियाज वाला फार्मूला इन पे अपनाया जाएगा, और इट में भी कि जिस तरह खल साहब कह रहे हैं कि ओमनी ग्रुप जो है वो सारा जुर्म अपने सर पे ले, लेकिन जरदारी साहब फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। फिलहाल नहीं है, बाद में फिर आ जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब आ गए। पॉलिटिक्स में उस तरह के पार्लियामेंट के अक्लमंदी की यही बात है ना, तकाजा। सदर बन के भी पीपल्स पार्टी चला रहे थे, सदर के ओहदों को नहीं ये जेब देता था, लेकिन अब वो बाहर बैठ के चला लेंगे, पार्लियामेंट से बाहर बैठ के बिल्कुल चला लेंगे, लेकिन अमली सियासत में वो थोड़ा एक्टिव नहीं रहेंगे। बिलावल जो उनका फ्रंट फेस है वो बिलावल है। लेकिन बहुत से लोग ये एतराज करते हैं खरल साहब के ठीक है प्ली बार्गेन जनाब कानून का हिस्सा है, लेकिन अभी देखिए सरकारी कर्जे थे वो लिए उन्होंने, नेशनल बैंक से कर्जा लिया, जाली दस्तावेजात पे लिया, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर ली उन्होंने। ये पाकलैंड जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, जमीन भी देखें आपके महकमा जंगलात की। देखिए पहली क्या बात होगा, नैब का जो कानून है, बेसिक जो प्रियम्बल है या जो उसका मिथ है जो कहते हैं, या उसका असल जो इंटेंशन है वो ये है कि लूटा हुआ जो माल है वो वापस आए कौमी खजाने में, यही माल है। जी। उन लोगों को पकड़ा जाए और उनसे लूटा हुआ माल वापस लिया जाए। ये कानून की स्पिरिट ये है कि आप प्ली बार्गेन करें, आप वीआर करें। पर्पज ये है कि आपने जो पैसा लूटा है वो आपसे वापस लगाना, जेल के अंदर रखना पर्पज नैब का है ही नहीं। इस कानून का मतलब ही यही है कि जेल में तब रखेंगे जब आप पैसा नहीं दे रहे।
आपकी प्रॉपर्टीज फ्रीज करेंगे, सब कुछ करेंगे, कुर्सी मेयर भी लिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन आज आप देखें, एक मिनट उसामा साहब, बिलावल पीपीपी पार्टी की तरफ से नारा आया था चेयरमैन सेनेट का, पार्टी ही इससे दौड़ गई है। बिलावल आगे मरियम से मिल रहे थे, बिलावल फजलुर रहमान से मिल रहे थे, लेकिन अब वो उससे भी पीछे हट गए हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ शहबाज साहब जो उन्होंने मिड टर्म का नारा दे दिया, वो नारा भी जो है वो इमरान खान को नहीं दिया गया, वो कहीं और दिया गया कि अब मुझे भी इस्तेमाल है, मैं आपका अब ये थोड़ा सा मैं इसको नहीं मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, ये उन्होंने हम भी जो और बिल्कुल कि हम भी पढ़े हमें भी एक मौका दिया जाए। और अब आप देखेंगे विजिबली शहबाज शरीफ जो है वो मरियम से बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार करेंगे और बिल्कुल अपने को डिटैच करेंगे मरियम नवाज से। और मरियम नवाज का जो ग्रुप है, राना सना ही इज वेरी क्लोज विद मरियम, वो नवाज शरीफ के नैरेटिव के हामी है। वो लोग जो नवाज शरीफ के नैरेटिव के हामी है, अब वो आइसोलेट होंगे, वो अलहदा होंगे और शहबाज शरीफ उनसे बिल्कुल एक नया रास्ता अख्तियार कर लेंगे। ये आने वाले दिनों में पीएमएलएन के अंदर आपको बड़ी वाज़ेह एक तो मैंने बता रही है डोगर साहब ने भी कि जरदारी की लाइन होगी सीधी। अच्छा ठीक है, वो बाहर से बैठे, खबरें रह गई। अच्छा दूसरी बात छोटी सी, 3 का ग्रुप था, एक तो पहला जो मोरा पकड़ा गया, जी अब ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और एहसन इकबाल कल के इजलास में हम देखें वो तीनों इकट्ठे बैठे थे। एहसन इकबाल नहीं, एहसन इकबाल मैं आपको उसका एक क्लियर कर दूं, उनका कोई नारा नहीं है। वो जो तगड़ी पार्टी देखेंगे वो उसमें चले जाएंगे, लेकिन उनके इश्यूज काफी, उनके भाई के काफी इशू है, नारोवाल के हवाले से, इधर के हवाले से, पीएचए के हवाले से बहुत सारे। इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया है कि नवाज शरीफ भी पैसे दे दें तो बाहर चले जाएं इलाज के लिए, उस तरफ कोई पेशरफ होती नजर आ रही है, हाँ या नहीं? देखिए नवाज शरीफ साहब पैसे देने के लिए अभी तैयार है। ठीक, बाबर साहब अभी तैयार नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लोगों को तैयार रहना है, महंगाई का एक तूफान है जो मुसलसल आ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएनजी की कीमतें हैं, उनमें इजाफा हो गया है और ये सिर्फ सीएनजी ना समझें, और इसी तरह से दीगर चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। बिजली कीमत उसमें इजाफा हो गया 75 पैसे। अब ये बाबर डोगर साहब, ये जो थोड़ा 75 पैसे सुनने में थोड़े लगते होंगे, चले 22 रुपये तो बहुत ज़्यादा है सीएनजी कीमत में इजाफा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है, जो आप जाके खुद ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहे हैं, वो तो बड़ी खौफनाक है। उसामा साहब 22 रुपये सीएनजी की कीमत में इजाफा हो गया। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब हमने चीनी की कीमत में तो इजाफा किया है, लेकिन दूसरी जो यूटिलिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसमें घी है, साबुन है, ये है, वो है, इनमें इजाफा नहीं हुआ। आप मेरे साथ जो भी मिनिस्टर ये क्लेम कर रहा है, शायद या तो वो मिनिस्टर चीज़ें ख़रीदते नहीं हैं या उनको फ्री आ जाती हैं। आप स्टोर पे चले जाएं, साबुन, घी, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। किसी भी स्टोर में 10% से लेकर 17% तक तमाम चीज़ों में इजाफा हो गया है। बल्कि अब भी इस टाइम भी इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था, इस टाइम भी आज भी अद्वियात की कीमत में इजाफा होगा। वो तमाम अद्वियात जो बाहर से आ रही हैं उन सब की कीमतों में आज इजाफा हो गया और 17% तक इजाफा हो गया। और स्टोर पे घी, चावल, उसके बाद आटा, उसके बाद साबुन, शैम्पू, हर चीज की कीमत में इजाफा हो गया है। और उसामा साहब इवन आज मैं पूछ रहा था, उसने कहा जी झाड़ू की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा हो गया। तो पता नहीं ये मिनिस्टर कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, पता नहीं ये इन्होंने किन लोगों से जाके वोट लेने हैं जो बड़े आराम से झूठ बोलते हैं। अल्टीमेटली आपने लोगों के पास ही जाना है जो ये आपके बयानात सुनते रहते हैं, और ये जब देख रहे हैं कि ये हमारा मिनिस्टर जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने इलेक्ट किया और ये मिनिस्टर बना, और अब ये एक पता नहीं कौन सी आसमानी दुनिया की कीमतों की बातें कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी को फेस करें। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं जो सब 20-25 हज़ार कमाता था, अब वही जिंदगी जो वो गुजारा था वो 30-35 में भी शायद उस तरह से नहीं गुजारा। अभी तो जो बिजली के बिल आएंगे इस महीने और गैस का बिल आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, सिर्फ उसके बाद फिर से एक चीज मैं और कहूँगा, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, खुदा का नाम है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को बेहतर करें। ये गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है, गहरी नींद पे सोई हुई है। कोई पता नहीं, मार्केट में अपने आप कीमतें बढ़ी जा रही हैं। सुन लेनी आवाम के लिए खुशखबरियां पीटीआई की, मेट्रो के 20 रुपए से 30 रुपए किराया हो गया। खुशखबरी है कि नई हुकूमत की सुनने देखे ना, खुशखबरियों की भी खबर दें ना। ट्रेनों में 2 से 8% तक इजाफा हो गया, किरायों में इजाफा हो गया। अब मामला ये है कि गाड़ियां तो कह रहे हैं कि जिस तरह मैं सुन रहा था कल ही अभी कि जो होंडा स्विक है को मेरा ख्याल है 34-35 लाख थी, वो 48-45 लाख तक वो तो आप जैसे लोगों के लिए मसला हुआ है। देखिए आम आदमी
वो भी मुश्किल से छोटी से छोटी गाड़ी भी है, डॉलर की रेट की वजह से वो भी 2-3 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है। उसके पास है नहीं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों अच्छा, को, मेजॉरिटी उसामा पाकिस्तान साहब, में मैं आपको इनके पास ठीक कोई ऐसी मुश्किल चीज हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज फलों से लेके कोई अभी डोगर साहब जो रेट बता रहे थे कीमत में ना, ये आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे ग्रोसरी का बिल हमें अपनी तनख्वाह से देना पड़ता है, इसलिए हमें आटे दाल के भाव सारे अच्छी तरह याद है और हमें पता है कि किस तरह जेबों पे कट लग रहा है। इन लोगों का चूंकि बाहर से कोई लिफाफा आ जाता होगा या कोई स्पॉन्सर कर देता होगा या कहीं से फटीक या डाली आ जाती है, हमें पता है, हमें पता है। डोगर साहब जो भाव बता रहे हैं ना, क्योंकि हम हर महीने जो ग्रासरी करते हैं तो हमें पता है कि वाकई आटे दाव के बाल हर तरीके से ये हो रही है मामलात। और अभी जो कुछ लास्ट 10 सेकंड्स रह गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक और जो स्कीम का मामला था उस पर हमने बात किया, बस यही कहा जा रहा है कि स्कीम बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, 3 दिन की इसलिए एक्सटेंशन दे दी गई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं एमनेस्टी स्कीम। और अब तक ज़राए FBR कह रहे हैं 90,000 अफराद ने इसे फ़ायदा उठाया है और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ये दौलत थी जो उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब आगे शायद वो टैक्स नेट में भी आ जाएँ और ये जो महंगाई का तूफान है शायद अगले साल जाके कुछ थम जाए क्योंकि टैक्स नेट में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, टैक्स में इजाफा होगा और शायद हुकूमत फिर से सब्सिडी देने के काबिल हो सके या ये जो महंगाई का तूफान है इसको रोकने में कामयाब हो। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।